2026 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एनुअल पेपर को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 2026 में जो भी पेपर हुआ है उसका एनुअल पेपर का सलूशन आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सेकेंड ईयर कॉमर्स के वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने लास्ट अभी पेपर दिया है 2026 का, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारे इसके आंसर्स क्या हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आती है किसी भी किस्म की अकाउंटिंग की, बिजनेस, मैथ, स्टैटिस्टिक्स की, उसको लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको अप टू डेट मिलती रहे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे। आज वीडियो पढ़ेंगे 2026 से बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एनुअल पेपर को। सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट में कहते हैं इट इज़ यूज टू लोकेट मॉड ग्राफिकली। देखिए लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि मीडियन को ग्राफ पे शो करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ओजाइव, और मॉड को ग्राफ पे शो करने के लिए क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो अगर यहाँ पहला आंसर क्या आएगा कि मॉड को ग्राफिकली शो करने के लिए क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम। इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स देन द टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी डैश। अब ये बात याद रखें कि अगर हम 2 कॉइन्स टॉस करते हैं, ठीक है, 1 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या पॉसिबल होगा, एच टी, यानी कि 2 आउटकम्स। ठीक है, अगर इसी तरह अगर हम टू कॉइन्स टॉस करते हैं तो क्या आता है, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। ठीक, कितने होंगे, 4, यानी अगर 2 कॉइन्स के 4 बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से 3 कॉइन्स से हम टॉस करते हैं उसके 8 बनते हैं, 4 कॉइन्स हम टॉस करते हैं उसके कितने बनते हैं, 16 बनते हैं। तो इसी तरह से आपने मतलब यहाँ पे मतलब बनाने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, एक नंबर आपने याद रखना है कि 3 कॉइन्स के लिए 8, 4 कॉइन्स के लिए 16 और 5 कॉइन्स के लिए कितने होते हैं, 32। ठीक है, 32 आउटकम्स बनेंगे इसके। कैसे, जिस तरह एक सिंगल कॉइन के 2 आउटकम्स होते हैं तो इस तरह 2 कॉइन्स के 4। जब 2 कॉइन्स के 4 हैं तो 3 कॉइन्स के कितने होने चाहिए, 8। इसी तरह से 4 कॉइन्स के होने चाहिए 16, तो 5 कॉइन्स कितने होने चाहिए, 32। बनाने की प्रैक्टिस करके उसको पढ़ेंगे नहीं उस टाइम पे, बस डायरेक्ट हम जो है वो नंबर सपोज कर लेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए इसके आउटकम कितने होते हैं। नेक्स्ट कहते हैं द मीडियन ऑफ द डेटा -4, 0, 3, 7, 5, 10 इज़ डैश। ठीक है, डेटा देखें अरेंज हुआ हुआ है, -4 है, फिर 0 है, एक बार 3 है, फिर 7 है, 15 है, 10 है। 10 अरेंज नहीं है, 10 को 15 से पहले आना चाहिए और 15 को बाद में आना जाना चाहिए। तो पहले डेटा को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, -4 सही लिखा हुआ है, 0 है, 3 है, 7, 15, 10। 15 से पहले आपने 10 को लगाना है और 10 को 15 को बाद में कर दें। चलें नंबर्स गिने कितने, स्मॉल, इसमें अनग्रुप डेटा है ये, तो मीडियन का अनग्रुप फार्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2 वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं ये, और 6 + 1 कितने होंगे, 7। 7 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, जब 7 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 3.5। अब 3.5 का मतलब ये कि तीसरी और चौथी पोजीशंस। तो थर्ड पे क्या मिल रहा है, देखिए 1, 2, 3, थर्ड पे हमें क्या मिला, 3, और फोर्थ पे हमें क्या मिला, 7, और 7 + 3 करें कितने होते हैं, 10। जब कभी पॉइंट में वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारी वैल्यू आई 3.5, तो 3.5 आंसर नहीं है। 3.5 का मतलब ये है कि 3 थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड 2 से करना है। तो 3 + 7, 3 + 7 10, 10/2 करें कितना आएगा, 5। तो मीडियन का आंसर क्या है, 5। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने लगाना है अनग्रुप पे, फिर सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद द लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज टेबल इज डैश। ठीक है, अब याद करें कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर फ्रीक्वेंसी को आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पर प्लस करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर आता है वो किससे मैच करता है, आपके समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से मैच करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, द लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज समीशन एफ। नेक्स्ट कहते हैं व्हेन ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। जब हम ऑर्डर की इम्पोर्टेंस क्वेश्चन में होती है, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्या, परमुटेशंस। ठीक है, परमुटेशन की डेफिनेशन भी यही है कि जब ऑर्डर की इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंट टाइम्स और ऑब्जेक्ट्स को चेंज करते रहते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाते रहते हैं, तो उसे कहते हैं परमुटेशंस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन अ मैच। ठीक है, दो चीज़ें हैं, डिस्क्रीट या कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस वो डेटा जो पॉइंट में कंसिडर करते हैं, हाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब जो है वो पॉइंट में आ सकती हैं, जबकि डिस्क्रीट वो वेरिएबल है जो कि पॉइंट में नहीं आ सकता, होल नंबर में होगा। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली पर्सन्स,
जैसे इसी तरह उन्होंने बात की कि भाई एक विकेट्स जो बॉलर ने टेकर ली हैं कितनी ली होंगी, 3 ली होंगी, 5 ली होंगी, 6 ली होंगी, 4 ली होंगी, बट नेवर 4.5 विकेट्स, ठीक है, बट नेवर 3.5 विकेट्स, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रीट वेरिएबल। इन पार्शीज वेटेड इंडेक्स नंबर वेयर इज़ डैश, यानी कि पार्शी के इंडेक्स नंबर में जो वेट्स हैं, क्वांटिटी होती है, वो कौन सी यूज़ की जाती है, करंट ईयर की यूज़ की जाती है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है उसका, PN/QN डिवाइड बाय PO/QN, ठीक है। तो इसे कहते हैं करंट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर। जबकि लास्ट ईयर्स के फॉर्मूले में क्वांटिटी वेट्स कौन सी वाली आती है, बेस ईयर की आती है। नेक्स्ट में कहते हैं इफ़ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देखिए उन्होंने खुद ही बता दिया इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रॉबिलिटी A और B को मल्टीप्लाई करके मालूम करते हैं। तो प्रॉबिलिटी A इंटरसेक्शन B कैसे मालूम करेंगे, प्रॉबिलिटी A मल्टीप्लाई प्रॉबिलिटी B। 0 पॉसिबल नहीं है, प्रॉबिलिटी B, प्रॉबिलिटी A सिर्फ इसका आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या लगाएंगे, प्रॉबिलिटी A इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ B। नेक्स्ट में कहते हैं कि इफ़ प्रॉबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.7 एंड देन प्रॉबिलिटी A विल बी डैश। देखें A कॉम्प्लीमेंट कब आता है, जब आपको 1 में से आप प्रॉबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दें। यदि टोटल हमें पता है कि टोटल प्रॉबिलिटी जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, और 1 में से अगर 0.7 को माइनस कर दें A कॉम्प्लीमेंट की, तो प्रॉबिलिटी A कितनी रह जाएगी, 0.3 रह जाएगी, ठीक। और 0.3 और 0.7 को प्लस करें कितना बनता है, 1। बट यहाँ पे 1 इसका आंसर नहीं है, वो पूछ रहे हैं कि प्रॉबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट अगर 0.7 है तो प्रॉबिलिटी A कितनी होनी चाहिए, तो 0.3 होनी चाहिए। एग्जांपल, जैसे एक पूरे कॉलेज है, तो उस पूरे कॉलेज के गर्ल्स की प्रॉबिलिटी और बॉयज़ की प्रॉबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, अगर सपोज कर लें कि 0.7 जो है वो गर्ल्स हैं, तो इट मीन्स जो रिमेनिंग जो प्रॉबिलिटी 0.3 वो किसकी होगी, बॉयज़ की होगी। इंडेक्स नंबर इज़ यूज टू मेजर डैश, ठीक है। इंडेक्स नंबर हम लोग क्यों मेजर करते हैं, क्या करने के लिए, चेंज ओवर टाइम, प्रॉफिट ओनली, पॉपुलेशन, प्रॉबिलिटी। ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि इंडेक्स नंबर जो है वो क्या मेजर करता है, ओवर टाइम के हिसाब से चेंज मेजर करता है। इंडेक्स नंबर में हम चेंज मालूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस। हम बेस ईयर की प्राइस से अपना कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके मालूम करते हैं कि कितना चेंज उसमें प्राइसेस में आया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, उसमें लिखे हुए थे क्वेश्चन, आपको कैलकुलेटर अलाउ था, डिफाइन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, इनमें से आपने कोई 2 डिफाइन करनी है, बट हम सारी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इसके लिए आसानी हो जाए। पॉपुलेशन हमने डिस्कस किए थे, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, किसी चीज़ की होल क्वांटिटी, द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जितनी भी हैं उन सब की जो टोटल क्वांटिटी कहलाती है उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। उसी में से आप एक स्मॉल पार्ट कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सैम्पल, ठीक है। और ये पैरामीटर भी इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और सैम्पल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्टैटिस्टिक्स है। तो हम 1 बाय 1 जो है वो हर एक की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नंबर 1 उसने कहा है कि डिफाइन करें पॉपुलेशन। दी पॉपुलेशन इज़ द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि तमाम लोगों की एक एंटायर ग्रुप हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है, किसी ऑब्जर्वेशंस की हो सकती है, दैट अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी। जब किसी चीज़ पे आप टोटल अगर ओवरऑल उस चीज़ को स्टडी करते हैं, और या किसी चीज़ के एंटायर ग्रुप को कलेक्ट करते हैं, टोटल क्वांटिटी लेते हैं, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। और भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन द कंप्लीट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और आइटम्स अंडर स्टडी, यानी कि कंप्लीट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तमाम लोगों को अगर हम सम कंबाइन कर लें, सम कर लें, तो वो टोटल बन जाती है पॉपुलेशन, ठीक है। एग्जांपल जैसे इस तरह है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, एक कॉलेज के हमने सारे स्टूडेंट्स कलेक्ट कर लिए, या हमने उस कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स पे स्टडी कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल किस चीज़ की है, पॉपुलेशन की। पैरामीटर जो होता है वो इसी पॉपुलेशन से निकलने वाली एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। A parameter is a numerical measure that describes a characteristics of the whole population such as its mean or proportion, ठीक है। यानी कि अगर हम ये कहना चाहें कि पैरामीटर क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि उसी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रही होती है, उसी पॉपुलेशन में से एक न्यूमेरिकल वैल्यू का आना पैरामीटर कहलाता है। एग्जाम्पल, पैरामीटर यानी कि एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। अगर हम तमाम स्टूडेंट्स की एक एवरेज मार्क्स की बात करते हैं, तो जो एवरेज आया है किस में से आया है, ऑल स्टूडेंट में से आया है, तमाम स्टूडेंट में से आया है, दैट इज़ कॉल्ड द पैरामीटर। सैम्पल, सैम्पल क्या होता है, एक स्मॉलर ग्रुप या स्मॉल पार्ट जो हमने सेलेक्ट किया होता है, किस में से, पॉपुलेशन में से, और वो उसी पॉपुलेशन क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी कि एक बड़ी पॉपुलेशन में से आप क्या करते हैं,
कुछ स्मॉल पार्ट कलेक्ट करते हैं एज अ सैम्पल, ताकि ये चेक किया जा सके कि जो पूरी पॉपुलेशन है ये ठीक है या नहीं है, सही है या नहीं है। जैसे किसी चीज़ की होल क्वांटिटी अगर चेक करनी हो, टेस्ट करना हो, तो उसमें से आप क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट कलेक्ट करते हैं, निकालते हैं, उसको चेक किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है या उसको टेस्ट किया जाता है, जायका चखने के लिए किया जाता है। उसके ज़रिए आप क्या करते हैं, उस पूरी पॉपुलेशन का हिसाब लगाते हैं। ठीक है, सैम्पल यही बताया कि अभी अ पार्ट या सबसेट, स्मॉल पार्ट जो आपने सेलेक्ट किया है स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फ्रॉम द कॉलेज। लेट्स सपोज भाई उस कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स थे, उस 1000 में से आपने 100 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं फॉर द सैम्पल। ठीक है, तो जो 100 स्टूडेंट जो सेलेक्ट किए हैं वो क्या हो गए, सैम्पल। और स्टैटिस्टिक क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कैलकुलेट की गई है किस में से, सैम्पल में से। देखें पैरामीटर भी वही था, बस फ़र्क ये था कि पैरामीटर पॉपुलेशन में से कलेक्ट, आपने उसमें से क्या किया था, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट की थी। जबकि यहाँ पे आपने न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट की है सैम्पल में से टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन, ये पैरामीटर। ठीक है, या न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैम्पल, ये भी कह सकते हैं। इसमें एक ऐसी वैल्यू जो कि हमने सैम्पल में से कैलकुलेट की गई है उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक, या यूँ कहने के एवरेज मार्क्स ऑफ दोज 100 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिनको आपने 100 सेलेक्ट किया था और उनका एवरेज निकाला। जब उनका एवरेज निकाला तो क्या बन जाएगा, स्टैटिस्टिक बन जाएगा। तो ये 4 टर्मिनोलॉजीज़ थी पहले सवाल में जो कि आपने डिस्क्राइब करनी थी। ऑब्वियसली आप डिफ़ाइन करने वाला क्वेश्चन जब ही क्या करते हैं, जब आपके कोई क्वेश्चन जो है वो दूसरे उसमें से क्वेश्चन ना बन रहे हो, तो आप डेफिनेशन वाले क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अब देखिए मैंने खुद ही बता दिया इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, यानी कि सवाल जो है वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से आया है, प्रॉबिलिटी मल्टीप्लिकेशन वाली है। प्रॉबिलिटी ए इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रॉबिलिटी बी इज इक्वल टू 0.3। फाइंड नंबर 1 कहते हैं प्रॉबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। 1 बाय 1 चले इसको मालूम करते जाते हैं। फर्स्ट वन कहते हैं प्रॉबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। तो अभी हमने MCQ में डिस्कस किया था कि जब आपको प्रॉबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना हो तो क्या करेंगे, प्रॉबिलिटी ए और प्रॉबिलिटी बी सिंपल, इन दोनों के आंसर्स को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो प्रॉबिलिटी ए के आंसर क्या है 0.5 और बी का 0.3, 0.5 रखें 0.3 रखें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और आखिर में अपना आंसर प्रॉबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी को शो कर दें 0.15। नेक्स्ट कहते हैं मालूम करना है प्रॉबिलिटी ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, चलिए उसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉबिलिटी ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रॉबिलिटी बी। सही, तो प्रॉबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का आपने आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। क्या आंसर आया, 0.15 आया। तो 0.15 को ऊपर रखें और ये इसका प्रॉबिलिटी बी से डिवाइड करते हैं। प्रॉबिलिटी बी हमें सवाल में कितनी गिवन है, 0.3, डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा प्रॉबिलिटी ए अपॉन बी। क्या आंसर आया, 0.5। नेक्स्ट में मालूम करना है प्रॉबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट। अब याद रखें ए कॉम्प्लीमेंट के लिए मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल प्रॉबिलिटी होती है आपकी 1 और उस 1 में से अगर 0.a प्रॉबिलिटी ए को शो कर रहा है 0.50, तो ऑब्वियसली जो 0.50 ए कॉम्प्लीमेंट आंसर होगा। यानी 1 में से माइनस कर दें, जो रिमेनिंग प्रॉबिलिटी वो किसकी होगी, ए की होगी, क्योंकि आपने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने को बोला है, जबकि ए सवाल में गिवन है। इसी तरह से अगर सपोज कर लें कि प्रॉबिलिटी ए गिवन नहीं होती तो यहाँ पे आ जाती, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन होगी तो यहाँ आ जाएगी, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये देखें इज इक्वल टू के इस तरफ ये माइनस प्रॉबिलिटी ए है, अगर ये यहाँ पे होता, ठीक है माइनस है, इसको इक्वल किस तरफ ले आएंगे तो प्रॉबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रॉबिलिटी ये वाली ए जब यहाँ पे आएगी प्लस हो जाएगी तो इज इक्वल टू 1। यानी ये 3 इस तरह की इक्वेशंस हैं, आप इसमें से कोई भी वैल्यू मिसिंग वैल्यू मालूम कर सकते हैं। लास्ट में कहते हैं प्रॉबिलिटी ए यूनियन बी मालूम करें। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। आप देखें ए यूनियन बी मालूम करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉबिलिटी ए प्लस प्रॉबिलिटी बी माइनस प्रॉबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपकी प्रॉबिलिटी जो है वो डिसजॉइंट इवेंट से ली गई है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉबिलिटी ए 0.5 0.3 माइनस कर दें प्रॉबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो आपने कैलकुलेट की थी, उसको माइनस करके आंसर निकालें 0.65। ये क्वेश्चन था आपका, इसमें से हमने क्या किया था, क्वेश्चन में से हमने सॉल्व किए थे। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ 20 आइटम्स इन रुपीज़। सही है, आपको देखिए नंबर्स गिवन नहीं है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग अ सूटेबल नंबर ऑफ इक्वल क्लासेस
एंड फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखें इस क्वेश्चन में आपको वैसे वो टोटल 20 आइटम्स के नंबर्स गिवन हैं और आपने इक्वल क्लासेस से लेके बनानी है। अब इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्लासेस गिवन नहीं है, नंबर ऑफ़ क्लासेस भी गिवन नहीं है। हाँ, डेटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू चलें आपको पता है, ठीक है, नंबर 14 हमें दिख रहा है, देखिए मिनिमम वैल्यू जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और जो डेटा की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है कौन सी है इसमें डेटा की, वो आपको दिख रही है यहाँ पे इस तरफ देखिए 50 भी है और इसके 65। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ 20 आइटम्स और 20 आइटम्स इन रुपीज़। आपको देखें ये आपको डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, क्या रिकॉर्ड किया, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग अ सूटेबल नंबर ऑफ इक्वल क्लासेस एंड फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखें इस क्वेश्चन में एक डिफ़िकल्ट बात ये है कि सूटेबल नंबर ऑफ़ क्लासेस, इक्वल क्लासेस, ठीक है, आपने इसमें अपनी मर्ज़ी से क्या करना है, इक्वल क्लासेस जो है वो बनानी है, ठीक है। जैसे अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको क्लास इंटरवल्स बना के दिए हुए होते हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले दूसरे क्लास इंटरवल में हाइट मालूम करके बाकी सब में इसी तरह से बार बार मतलब कैलकुलेट करते जाते हैं, मालूम करते जाते हैं। सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन में जो वो क्लासेस गिवन होती हैं तो आप सिर्फ रेंज मालूम कर लेते हैं और रेंज को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ क्लासेस से, तो साइज़ आ जाता है। इस क्वेश्चन में ना साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल गिवन है ना नंबर ऑफ़ क्लासेस गिवन है, तो इट मीन्स कि हमें इस चीज़ क्वेश्चन में सब चीज़ें खुद कैलकुलेट करनी होंगी, ठीक है। तो उन सब चीज़ों में क्या चीज़ आ जाती हैं, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं कि साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, यानी वो क्या इंटरवल में साइज़ रखा जाए जो सब में प्लस किया जाए, तो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल को हम क्या लिखते हैं, एच। हाइट कैसे मालूम करेंगे, रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस, यानी कि इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या होनी चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए और नंबर ऑफ़ क्लासेस मुझे मालूम होनी चाहिए। रेंज पता होगी, क्लासेस पता होंगी, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। ना इस वक्त क्वेश्चन में आपको रेंज पता है, ना इस सवाल में आपको नंबर ऑफ़ क्लासेस पता है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ क्लासेस इन्फॉर्म कर देते हैं तो हम सिर्फ क्या करते हैं, रेंज मालूम करते हैं और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में हमारे पास ना रेंज पता है ना नंबर ऑफ़ क्लासेस पता है, तो फिर हमें सब चीज़ें खुद कैलकुलेट करनी होंगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए। चलिए पहले मालूम करते हैं, पहले क्या मालूम करना है, रेंज। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल निकालने के लिए पहले रेंज निकालनी होगी। देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन में जो भी आपका नंबर मैक्सिमम है और जो भी आपका नंबर मिनिमम है उन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो हमने हिसाब लगाया कि हमारे पास क्वेश्चन में इस मैक्सिमम नंबर क्या है, 65 दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हाईएस्ट नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, और इससे कम नंबर क्या है, 14 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, 65, ठीक है, 65 आपको हाईएस्ट वैल्यू है, 14 क्या है बस जो है मिनिमम वैल्यू है, माइनस कर दें, रेंज कितनी आ रही है, 51 आ रही है, ठीक है। रेंज मालूम करने के बाद जाते हैं हम नंबर ऑफ़ क्लासेस मालूम करने के लिए। देखिए क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ़ क्लासेस गिवन होती, मैं फिर कह रहा हूँ मैं कि क्वेश्चन में अगर रेंज में आपको नंबर ऑफ़ क्लासेस गिवन होती तो आप सिर्फ रेंज मालूम करते और डिवाइड कर देते। इस पर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ़ क्लासेस मालूम नहीं है, चले मालूम कर लेते हैं। वैसे नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालने का कोई कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली फार्मूला नहीं है, आप उसके अपनी मर्ज़ी से अंदाजे से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक फार्मूला लगा रहे हैं, नंबर ऑफ़ क्लासेस इज इक्वल टू 1 + 3.3 log n। अब ये n किसको शो कर रहा है, नंबर्स को शो कर रहा है। क्या आपके इस क्वेश्चन में कितने नंबर्स हैं, यानी कितने नंबर्स हैं उसका लॉग पहले कैलकुलेट करना है, फिर उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को सबसे आखिर में प्लस करना है, ठीक है। तो बताइए नंबर्स कितने क्वेश्चन में, देखें ऊपर लिखा भी है 20 आइटम्स, तो वैसे गिने हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने ही है। तो इस तरह से आपके नंबर्स जो है वो आपके पास 2 रॉज हैं और 10 कॉलम बने हुए हैं, तो इट मीन ये 20 नंबर्स हैं। तो 1 पहले कॉपी करें, 3.3 लॉग लिखेंगे, इस n की जगह क्या लिख देंगे, 20, यानी हमें इस नंबर्स का 20 का लॉग कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3.3 से 1, ये प्लस बाद में होगा, इसको अभी नहीं करेंगे, इसको फिलहाल 1 को आप ऐसे लिखते हैं, पहले नंबर्स का लॉग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में नंबर्स हुए 30 तो फिर हम 30 का लॉग कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में नंबर हुए 50 तो हम 50 का लॉग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये बात तो आ गई समझ में कि भाई नंबर्स का लॉग पहले कैलकुलेट करना है और फिर उसको हमें क्या करना है, नंबर्स का लॉग कैलकुलेट करने के बाद 3.3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और आखिर में एट दी एंड 1 प्लस करना है इसके अंदर। चलो लॉग कैलकुलेट कर लिया मैंने 20 का, 1.30102 इसका आंसर आया है, और 3.3 से पहले मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मल्टीप्लाई करें, क्या आया 4.293, और फिर 1 प्लस करना है इसके अंदर,
1 प्लस कर लेंगे तो ये आपका जो है वो 5.293। 5.293 को हम राउंड ऑफ करके 6 पे चले जाते हैं। ज़्यादा अच्छा ये कि हम 6 क्लासेस बना देते हैं, तो नंबर ऑफ़ क्लासेस इज इक्वल टू 6। ठीक है, 5.2 मीन्स के या तो आप 5 क्लासेस बनाएंगे या 6 बनाएंगे, तो आपकी मर्ज़ी है, आप 5 क्लासेस भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त क्या किया, राउंड ऑफ करके आगे चला गया और नंबर ऑफ़ क्लासेस 6 आ गई। ठीक है, आप देखें फॉर्मूला हमारे पास क्या था, साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालने का, रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज हमारे आ चुकी है, रेंज क्या आंसर क्या आया था हमारे पास 51, और नंबर ऑफ क्लासेस का आंसर क्या आया है 6। दोनों को डिवाइड करें, वैल्यू आ रही है 8.5। 8.5 को राउंड ऑफ करके आगे चले जाएँ 9। ठीक है, तो इस सवाल में हमने साइज ऑफ क्लास इंटरवल मालूम कर लिया, वो क्या आ रहा है 9। क्लास इंटरवल्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से पहले हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, मिनिमम नंबर क्या है 14। 14 को हम रखेंगे इस जगह लोअर लिमिट पे। देखें पता है आपको, क्लास इंटरवल्स में क्या होती हैं, दो तरह की लिमिट्स होती हैं, लोअर अपर, लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स। ठीक है, तो लोअर लिमिट में आप ये 14 यहाँ पे ला के लिखें, 14 लिख दिया आपने, और फिर 14 में 9 प्लस करते जाएँ। फिर साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास आया है 9, तो ये 9 आपने लोअर में भी ऐड करना है, अपर में भी ऐड करना है। 14 में 9 प्लस कर लें यहाँ पर देखें, ठीक है, और इस तरह फिर 9 प्लस करें, फिर 9 प्लस करें, फिर 9 प्लस करें। इस तरह से क्या होगा, पहले आपने क्लास इंटरवल्स की लोअर लिमिट तैयार करनी है और फिर आपने क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट तैयार करनी है। देखते कैसे आया, देखें 14 में आपने 9 प्लस किया तो कितना आया 23। 23 में आपने क्या प्लस किया 9, कितना होगा 32। 9 प्लस करें कितना होगा 41। 9 प्लस करें कितना होगा 50, एंड 9 प्लस करें कितना होगा 59। ठीक है, फिलहाल रुक जाते हैं और बाकी यहाँ बनाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर दूसरा इंटरवल 23 से शुरू हुआ है तो क्लास इंटरवल्स की पहचान क्या होती है कि एक ग्रुप जहाँ से शुरू होता है उसका जो प्रीवियस ग्रुप है वो उससे एक नंबर पहले ख़त्म हुआ होगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 22। ठीक है, 23 से स्टार्ट हुआ ये, तो इससे बैक कर लें, एक नंबर पीछे आने क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। आप 22 में दोबारा से 9 प्लस करें कितना होगा 31। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा, 23 से अगर शुरू हुआ तो एक नंबर पीछे आना है अपने। अब प्लस करें कितने 9, 31 प्लस करें 9, 40 प्लस करें 9, 49, 58 एंड 67। और डेटा की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी 65, वो इस लास्ट वाले आखिरी वाले ग्रुप में कवर हो जाएगी। तो इट मीन्स कि फिर हमें आगे मज़ीद फर्दर ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टैली मार्क्स आप समझते हैं कैसे लगाते हैं। एक नंबर कैंसिल करें 50 वाले ग्रुप में लगाएं, 24 कैंसिल करें 24 में लगाएं, 50 कैंसिल करें 25 कैंसिल करें, 38 कैंसिल करें। इस तरह एक नंबर कैंसिल करना है, लेकिन जल्दबाजी करेंगे तो गलती हो सकती है। एक नंबर सिंगल नंबर कैंसिल करते जाएँ और टैली मार्क्स लगाते जाएँ। टैली मार्क्स में एक लकीर लगा दें, एक लाइन लगा दें, एक निशान लगा दें, यानी गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए। फ्रीक्वेंसी, इसका मकसद क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि पहले इंटरवल के लिमिट्स में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तादाद कितनी आ रही है, सेकंड इंटरवल में तादाद कितनी आ रही है, थर्ड इंटरवल में तादाद कितनी आ रही है, क्वांटिटी कितनी आ रही है। ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरह कंप्लीट किया है, तो ये मेरे पास इसके आंसर आया 3, तो मैंने यहाँ पे 3 कॉपी कर दिया। मेरे पास इस तरह से 1 2 3 4 आया, देखें, फिर एक 5 आया तो मैंने इस तरह लगाना है, देखें। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर टैली मार्क्स के लिए आपके पास जितने नंबर आते जाते हैं, आप 4 अगर 4 आ गए तो फिर 5 इस तरह नहीं लगाएंगे, 5 इसके क्रॉस में लगाएंगे और 5 का सेट बन जाएगा। ये काउंटिंग में आसानी हो जाएगी। अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन काउंटिंग में आसानी हो जाएगी। कैसे, 5 + 1 कितना होगा, ये 6। काउंट कर लें कितना होगा 4, काउंट कर लें कितने 1 है, काउंट कर लें 4 है, और ये आखिर में 2 है। ठीक है, इन सब को टोटल कर लें, ये क्या आ गया हमारे पास समीशन एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया। तो फ्रीक्वेंसी टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, समीशन एफ 20 आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पढ़ी कि क्वेश्चन में अगर आपको क्लास इंटरवल और मतलब आपको खुद बनाने हैं, सवाल में गिवन नहीं है, तो फिर आप खुद कैलकुलेट करेंगे, खुद बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट, इसी सवाल की रिक्वायरमेंट में जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा आसानी से। फार्मूला उसका फार्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ से, यानी कि इसी फ्रीक्वेंसी के साइड में एक और कॉलम ऐड कर लें आर एफ के नाम से। आर एफ मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो बहुत आसान तरीका है। कैसे करेंगे, हर फ्रीक्वेंसी को समीशन एफ से डिवाइड करते जाएँ। कैसे, देखें 3/20, फिर करें 6/20, 4/20, 1/20, इस तरह से 2/20। तो सारी फ्रीक्वेंसी इस तरह डिवाइड करते जाएं, तो इस तरह आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 100 वैल्यूज़। ठीक है, आपको 100 का मतलब यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी का टोटल है ये, यानी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल वो 100 नंबर्स है, उसका आपने क्या करना है, ये मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करने। चलिए पहले देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि क्लास इंटरवल्स में की पहचान क्या होती है कि एक इंटरवल जहाँ ख़त्म होता है दूसरा उसके नेक्स्ट नंबर से शुरू होता है। देखिए ख़त्म कहाँ पर हुआ, ये 8.4 से, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ 8.5 से। देखिए लास्ट 8.9 पे ख़त्म हुआ है तो 9.0 से स्टार्ट हुआ। अब जितना गैप 8.4 और 8.5 में है उतना ही गैप जो है वो इसमें भी होगा, 8.0 और इसमें भी होगा। ठीक है, जैसे अगर लास्ट है कि 9.0 स्टार्ट हुआ है और ये ख़त्म कहाँ पे हुआ 8.9 पे। ठीक है, आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, 7.5 और 8.0 में आप हाइट मालूम कर लें कितनी आ रही है, फिर आप 8.0 और 8.5 में हाइट मालूम कर लें, तो आई थिंक डिफरेंस 0.5 का है, तो वही 0.5 सब में प्लस हो रहा है, लोअर में भी ऐड हो रहा है अपर में भी ऐड हो रहा है। जब यहाँ पे लास्ट वन 9.4 है और उससे ऊपर 8.9 है फिर 8.4 है, तो इट मीन फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए 7.9। ठीक है, तो पहली जो क्लास इंटरवल की लिमिट आनी चाहिए यहाँ पे, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे 7.9। नेक्स्ट इसके बाद देखें फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है और सी एफ। जब देखें सी एफ, ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसमें तो ज़्यादा मिसिंग वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन में गिवन है, ज़्यादा आपने खुद कैलकुलेट भी नहीं करनी है। देखें अगर फर्स्ट सी एफ हमारा 8 है तो इट मीन्स के रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ भी क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दोनों को प्लस करते हैं। जिस तरह ये 8 में आपने क्या प्लस किया 22, क्या बना ये 30, क्या प्लस किया 38, क्या बन गया ये 68। तो सेम इसी तरह से अगर फर्स्ट सी एफ 8 है तो फ्रीक्वेंसी भी कितनी होनी चाहिए 8, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए इसका आंसर 8। ठीक है, ऐसे ही अगर देखें 30 में 38 प्लस किया कितना होगा 68। अब 68 में 32 प्लस करें लास्ट, तो लास्ट नंबर क्या आना चाहिए, लास्ट नंबर आना चाहिए 100। और रिमेंबर वन थिंग कि अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर 100 आया है तो फिर इन सब का समीशन एफ भी कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। और चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपने फर्स्ट नंबर 8 देखें, मैंने अलग कलर से लिखा है, इसको मालूम करना है, तो आप इस 100 में से 32, 38, 22 सब माइनस कर देंगे तो भी यहाँ पे 8 बच जाएगा, या दोबारा प्लस कर लें 8 + 22 + 38 + 32 कितना होगा 100 हो गया। तो ये तो बात समझ में आ गई, ये मिसिंग वैल्यू थी, यहाँ पे आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, देखिए ये आंसर भी आ गया। और आर एफ का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय समीशन एफ। देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 8, डिवाइड किससे करेंगे समीशन एफ 100 से, तो 8 को 100 में डिवाइड करें खुद ही आंसर आ जाएगा 0.08। ठीक है, बाकी खुद सब नेक्स्ट में आर एफ गिवन है 0.22, 0.38 गिवन है, लास्ट मालूम कर लें 32 गिवन है, डिवाइड बाय समीशन एफ, डिवाइड बाय समीशन एफ करना है। अब समीशन एफ आपका 50 है, 40 है, 100 है, जो भी है उसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.32। एंड रिमेंबर वन थिंग कि आर एफ का जो टोटल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए समीशन आर एफ, इसका नाम पूरा क्या है समीशन सिग्मा आर एफ = 1, इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। प्रिपेयर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय अ पाई डायग्राम। आपने ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कुछ अकाउंटिंग के जैसा क्वेश्चन था, और आपके अकाउंटिंग में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको याद होगा ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेसेस, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन चीज़ों को भी हम अपनी डायग्राम की मदद से किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको अपनी डायग्राम के ज़रिए आपको इन्फॉर्म करना है कि हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, हमारा नेट परचेज कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हमारी सेल्स कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, तो ये सब चीज़ें भी डायग्राम के ज़रिए एक्सप्रेस की जा सकती हैं। ठीक है, तो क्या टॉपिक का नाम क्या है, सवाल रिक्वायर्ड क्या ली हुई है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में बाय पाई डायग्राम। इस सवाल में आपको पाई चार्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, अमाउंट गिवन है इन 1000 रुपीज़ गिवन है, यानी कि 1000, आप बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक 100 रुपये, तो 100 रुपये नहीं है ये, ऑब्वियसली ये 1000 लिखे हुए ऊपर, इट मीन्स कि 100,000, यानी कि 1 लाख हो गई है, ये 6 लाख हो गया है, 50,000 हो गया है। लेकिन लिखेंगे हम उसको वैल्यू की, जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वही लिखेंगे हम। ठीक है, बस पढ़ने के हिसाब से जब पढ़ेंगे तो लिखेंगे अमाउंट इन 1000 रुपीज़ गिवन है ये, तो इट मीन्स कि सब में 0 ऐड कर लेंगे पढ़ते वक्त, समझाते वक्त, किसी को एक्सप्रेस करते वक्त। अदरवाइज़ इस चीज़ को आप इग्नोर करें और अपनी जो वैल्यूज़ हैं उसी को ले लें आप। पहले तो आप समझ लेंगे पाई डायग्राम का फॉर्मूला क्या है एंगल कैलकुलेट करने का। देखें सेक्टर एंगल मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, कॉम्पोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360। ये बात आ रही है कॉम्पोनेंट वैल्यू क्या होती है, जिस
चीज़ का आप एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टॉक का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसकी कॉम्पोनेंट वैल्यू क्या है 100। 100 को प्लस, पहले सबको प्लस कर लेंगे, डिवाइड बाय होल क्वांटिटी। सवाल में देखें सम हुआ नहीं आया है, सम आपने खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले तो आप एक काम करते हैं, इस तरह से एंगल पहले कैलकुलेट करते हैं, टेबल ड्रॉ कर लें। टेबल से पहले आप एक दफ़ा फार्मूला कॉपी कर लें। क्वेश्चन में सिर्फ एग्ज़ाम में सिर्फ सवाल लिखा हुआ आता है, आपने बाकी फार्मूले वगैरह, फार्मूला, टेबल, डायग्राम खुद बनानी होती है, ठीक है। तो ये फार्मूला लिखा हुआ नहीं आएगा, आपने याद करना है इसको। और ये वाला फार्मूला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, पूछ सकता है आपसे कि सेक्टर एंगल का कैसे मालूम करते हैं, किसको किससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है 750 आ रहा है। अब 1 बाय 1 सबके सेक्टर एंगल मालूम करते जाएँ। 100 को डिवाइड किससे करेंगे, टोटल 750 से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 360। 600 को डिवाइड किससे करेंगे 750 मल्टीप्लाई बाय 360। आंसर आया 288, आने दीजिए 288, ठीक है। बहुत बड़ा एंगल आया है, कोई मसला नहीं है। 50 को डिवाइड करें 750 से, मल्टीप्लाई 360, क्या आंसर आएगा 24। और इन सब का आखिर में प्लस करें 48, 288, 24, सम कितना आना चाहिए आपका 360। तो ये हो गया आपका सेक्टर एंगल। डायग्राम पे चलते हैं। डायग्राम के लिए पहले आप सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किल को आपने पूरा इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और सर्किल ड्रॉ करने के बाद ये हमारा कर्सर है जहाँ पे हमने सेंटर में पॉइंट अपना अपने कंपास रखा था, ठीक है। और ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है। जब स्टार्टिंग में देखें ये कैसे बनेगा, ये एंगल कैसे लगाए, अभी हम सब बताते हैं आपको। पहले तो सबसे पहले आपने पॉइंटर यहाँ रखा, आपने ये अपने एक डी खींचा, आपने सर्किल ड्रॉ किया। सर्किल ड्रॉ करने के बाद आपने जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है राइट साइड पे, और चलना है इसको एंटी क्लॉक, ठीक है। जैसे इसमें एंटी क्लॉक हम लोग चलाते हैं, यानी घड़ी चलती है आपकी, तो घड़ी के ऑपोजिट चलना है आपने, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दें, ये लाइन ड्रॉ कर दी आपने। चलें पहला एंगल पढ़ते हैं। फर्स्ट एंगल क्या है हमारे पास 48, तो ये 48 यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, डी रखना है स्ट्रेट, बिल्कुल डी ऐसे स्ट्रेट रखें यहाँ पे, और डी की नीचे वाली काउंटिंग पढ़ लें आप, ठीक है। पाई चार्ट आपको अगर समझ में नहीं आती है तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो इसकी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इसका पाई चार्ट जो है वो पढ़ सकते हैं। पहले सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि किसी स्टूडेंट को अगर पाई चार्ट की फर्स्ट वीडियो नहीं पढ़ी हुई और डायरेक्ट वो ये वीडियो वॉच कर रहा है, तो उसको पहले वो वीडियो देखना ज़रूरी है जिसके लिए वो पाई चार्ट समझाया गया है। तो पहले आप फर्स्ट लाइन रखें, चलें डी रखा आपने, और आपका एंगल 48 बन चुका है। ये रहा एंगल 48, यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ कर लें, 48 आपका एंगल बन गया। अब दूसरा एंगल जो है वो 288 है। देखें अब डी पे जो नंबर होता है मैक्सिमम होता है 180 होता है। अगर आप बिल्कुल डी को जैसे रखा हुआ है, आपने डी को ऐसे ही घुमाया और इस लाइन पे 0 पे रखा आपने, तो आप कह लें कि 180 अगर होगा भी, तो 180 तो यहाँ पे बन रहा होगा। अगर हम पूरी डी लगा लें तो बिल्कुल इसी लाइन के सामने देखें डी 180 यहाँ बन रहा होगा इसके पास, ठीक है। जबकि हमें लगाना है क्या 288। तो दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपने आप को सपोज करें भाई ठीक है डी का हाफ 180 तो यहाँ तक आ गया। अगर 180 यहाँ पे आ रहा है और ये आंसर क्या है 288, तो इट मीन्स कि हमें क्या करना है 108 और नंबर मज़ीद पढ़ना है इसके ऊपर, क्योंकि 180 में आपको और अगर मज़ीद पढ़ने नंबर तो आप और पढ़ लें, क्या ना पढ़ने, ठीक है। तो वो जितना भी नंबर है वो प्लस करेंगे, 288 माइनस 180 करेंगे, डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को मज़ीद और लगा लेंगे तो बन जाएगा। या फिर तरीका ये भी है कि आप आसान तरीका ये है कि अगर तीसरा वाला जो एंगल है वो क्या है 24 है, और उस 24 वाले एंगल को अगर हम यहाँ से लेकर लगाते हैं, जैसे ये हमारी ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट था, ये जो कलर है आपका, ठीक है, लाइट ब्राउन, ये ब्राउन जो है वो आपको ओपनिंग स्टॉक को शो कर रहा है। अगर हम अपने डी को इसी लाइन से 0 रखें और 0 से एंगल रख के 24 एंगल लगा देते हैं, 24 हमारा एंगल लेकर लास्ट नंबर है, तो अगर हम 24 एंगल लगा देते हैं इस तरफ से यहाँ तक का, और एक लाइन क्लोज कर देते हैं, तो फिर भी हमारा जो नेट परचेज का जो ओपनिंग स्टॉक का जितना भी पोर्शन है ये पूरा खुद ही बन जाएगा, खुद ही ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ऑटोमेटिक, ठीक है। आपको इसमें मज़ीद से खुद से मतलब उसमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोनों बात समझ में आ गई कि अगर पहला एंगल अगर आपने इस तरह से डी रखा है और आप वैसे ही चलना चाहते हैं, ऑपोजिट एंटी क्लॉक चलना चाहते हैं, तो बना लें, लेकिन आपके डी पे 180 यहाँ पर होगा। जैसे आपने डी रखा, ये ग्राफ का 0 पॉइंट है, आप पढ़ना शुरू करें 0 1 2 10 20 30 40 इस तरह, ठीक है, 90, और फिर ये 180 यहाँ पर आ जाएगा इस लाइन पे, यानी ये लाइन आप देखें स्ट्रेट लाइन 180 यहाँ पर होगा। तो उस 180 में मज़ीद और नंबर ऐड करने हैं, तो कुछ लाइन यहाँ पर देखें 288 यहाँ पे आ रहा होगा, उसी 180 में ऐड करना होगा आपको, सही है।
उसी 180 पे प्लस करेंगे तो ये 288 यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे रख के लाइन ड्रॉ कर दें, तीसरा एंगल खुद ही बन जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अपना जो है वो 24 वाला जो एंगल है, लास्ट वाला 24, आप किसी तरीके से जो है वो डी को रखें, लाइन पे 0 पे रखें, और 0 में आप जो है वो 20, 24 मतलब 25 इस तरह ऐड करके लिख दें। इतना मतलब मार्जिन जो होता है ना 24, 25 वो इतना वो टॉलरेबल होता है, वो उसको इग्नोर करते हैं एग्जामिनर, और यहाँ पे लाके लगा दें, यहाँ लाके ड्रॉ कर देंगे तो भी आपका एंगल खुद ही बन जाएगा। आई होप सो कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और डी आपके पास जब फिजिकली मौजूद होगी, आप उसको रखेंगे एंगल को, तो खुद समझ जाएंगे कि हाँ हमें कौन सा एंगल कैसे लगाना है। और एंगल समझने के लिए आपको पहली वाली वीडियो पहले पढ़ना ज़रूरी है, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। सवाल इतना मुश्किल नहीं था, सवाल इतना आसान था। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस बच्चा इस्तेमाल करता है, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे रिप्लाई भी किया, जी हाँ सर मैंने तो इसी तरह मैंने किया कि फ़र्स्ट एंगल मैंने 48 लगा दिया, और नेक्स्ट मैंने जो एंगल 288 मुझे नहीं मिल रहा था डी पे, तो मैंने क्या किया 24 वाले एंगल को मैंने उसको इसी तरह से रख के बना दिया, खुद ब खुद मेरा 288 बन चुका था। ठीक है, तो स्मार्ट थिंकिंग ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब वो भी एक स्टूडेंट हैं, वो भी क्लास में जो है वो आपके साथ पढ़ते रहे हैं, तो इट मीन्स कि अगर उन्होंने 24 यहाँ पे लगा के और पूरा कंप्लीट कर लिया तो ये भी कंप्लीट हो गया। एट दी एंड एनीवे डायग्राम का नाम शो कर दें, पाई चार्ट, कलर की बना दें, ओपनिंग स्टॉक को आपने क्या किस कलर से रिप्रेजेंट किया है, नेट परचेज को आपने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, और डार्क ब्लू और इस तरह से आपने इसको जो है वो क्लोजिंग स्टॉक को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं मीन ऑफ द 24 वैल्यूज इज कंप्यूटेड एज 41.75। ठीक है, ये हम पहले भी एक क्लास में पढ़ चुके हैं। और इफ एन एडिशनल वैल्यू 68 इज इंक्लूडेड इन द डेटा देन फाइंड द वैल्यू मीन ऑफ द 25 वैल्यू। ये सवाल इस टॉपिक से आया है, करेक्शन ऑफ मीन से आया है, मीन की करेक्शन, वहाँ से ही सवाल लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले डेटा बनाते हैं, नंबर्स एन यानी कि 24 वैल्यू, 24 नंबर्स, एन क्या हुआ 24 हो गया, जबकि उनका मीन कितना है 41.75, ये इनका क्या हो गया एक्स बार हो गया। ठीक है, मीन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे, एन हमें पता है, एक्स बार पता है, समीशन एक्स नहीं पता। तो समीशन एक्स अगर हमें नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर्स एन को भेज देंगे एक्स बार के पास मल्टीप्लाई करने के लिए। ये 24 यहाँ पे डिवाइड है, 41.75 से मल्टीप्लाई कर दें, समीशन एक्स कितना आ रहा है 1002 आ रहा है। अब कोई भी वैल्यू ऐड करनी है, यानी कि एडिशन इंक्लूड करनी है, माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, जो भी करना है इसी में करेंगे, यानी इसी समीशन एक्स में करेंगे, प्लस करना है माइनस करना है, ठीक है, या प्लस माइनस दोनों करने हैं, तो इस तरह भी चले। 1002 समीशन एक्स आ गया। अब बताइए वैल्यू 68 इंक्लूडेड मतलब शामिल करें, यानी डेटा में एक नंबर है 68, उसको डेटा में शामिल करें। जब आप मीन कैलकुलेट कर रहे थे तो उस वक्त 68 एक नंबर था जिसको आप शामिल करना भूल गए थे। चले शामिल कर लें, समीशन एक्स हमारे पास कितना है 1002 प्लस 68 कितना होगा ये 1070। दिस इज़ करेक्टेड समीशन एक्स, सम ऑफ एक्स। ठीक है, 1070। अगर आप गलती नहीं करते और सही सही कैलकुलेट करते तो वो जो नंबर अगर आपसे मिस हो गया, नहीं अगर शामिल हो जाता तो आपका सम ऑफ एक्स 1070 आता। एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। एन पहले हमारे पास थे कितने, देखें नंबर हमारे 24 थे, नंबर्स 24 में एक वैल्यू आई है, देखें 68 इज़ अ नंबर, 68 इज़ अ वैल्यू, 68 एक नंबर है जो डेटा में शामिल हुआ है, जिसके आने से हमारे पास एन में इजाफा हो गया और एन बढ़ गया। एन कितना हो गया 25। ठीक है, नाउ द करेक्टेड सम ऑफ एक्स 1070 एंड द नंबर्स आर 25, डिवाइड कर दें 1070 डिवाइड बाई 25, एक्स बार का आंसर कितना आ रहा है 42.8। दिस इज़ करेक्टेड मीन। ठीक है, वो जो 68 जो गलती आपने की थी वो डेटा में शामिल कर ली। अब इसी को इस तरह सपोज कर लें कि 68 को आपने डेटा से एक्सक्लूड करना है, माइनस करना है, ओमिट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो काम वैसे ही करेंगे, यही पूरा सवाल देखें ऐसे ही होगा, सम ऑफ एक्स यही वाला लेंगे। ठीक है, अगर इसी पार्ट सवाल के पार्ट में होगा, कि जब एक पार्ट ख़त्म हो गया तो इट मीन्स का वो सवाल आपका वो पार्ट जो है वो फिनिश हो गया। अब दोबारा से आप इसी सम ऑफ एक्स से कनेक्ट हो जाइए। तो अब क्या करेंगे, अगर सपोज करेंगे डेटा में से एक्सक्लूड करने को बोल रहे हैं, ओमिट करने को बोल रहे हैं, माइनस करने को बोल रहे हैं, तो माइनस करेंगे 1002 में 68 माइनस कर दें तो सम ऑफ एक्स जो है वो हमारा 1002 से कम आ जाएगा। नंबर्स पहले 24 थे, अगर एक वैल्यू 68 को आपने डेटा से
निकाला है, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया है, तो फिर आपका नंबर भी कम होना चाहिए। कितना हो गया फिर वो 24 हो जाएगा। 24 सॉरी पहले था, 1 माइनस करेंगे 23 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक नंबर डेटा से चला गया है तो नंबर माइनस करने के बाद नंबर कितना रहेगा 23। अब डिवाइड कर दें, अब मालूम कर दें, तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अ कमिटी ऑफ 5 इज फॉर्म्ड फ्रॉम 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन हाउ मेनी वेज एट लीस्ट 3 गर्ल्स कैन बी इंक्लूडेड। ठीक है, पहले तो आप ये बात समझें कि अ कमेटी ऑफ 5 इज़ फॉर्म्ड, कितने लोगों का हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है, 5 लोगों का ग्रुप सेलेक्ट करना है। ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें 5 पर्सनस का एक ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसमें कहते हैं कि 7 बॉयज़ और 4 गर्ल्स हमारे पास इंक्लूड शामिल हैं, लिखी हुई हैं, मतलब ठीक है, यानी जो हमें सिलेक्शन करनी है वो 7 बॉयज़ में से करनी है, 4 गर्ल्स में से करनी है। ठीक है, in how many ways at least 3 girls can be included। at least means कम से कम 3 रखें, तो आप याद रखें कम से कम में फिर दो ऑप्शन पॉसिबल हैं। ठीक है, अब वो कैसे हैं अभी देखते हैं, बताते हैं। पहली बात तो ये सवाल देख के समझ में आ गया, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये सवाल आप कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं। टोटल बॉयज़ हमारे पास हैं कितने हैं, 7 है। टोटल गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 4 है। पार्ट क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स टू बी इंक्लूडेड। और उससे पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ग्रुप कमेटी बनानी है, टीम बनानी है कितने लोगों की, 5 लोगों की। कितने में से, 7 में से और 4 में से, यानी 7 बॉयज़ में से और 4 गर्ल्स में से। और एटलीस्ट 3 गर्ल्स हमने पार्ट सॉल्व करना है। चलें सॉल्व करते हैं, एटलीस्ट 3 गर्ल्स टू बी इंक्लूडेड। अब पहले तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अगर हम हमारे पास देखें बॉयज़ कितने हैं, 7 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, 7 बॉयज़ 4 गर्ल्स, तो जो 4 गर्ल्स हैं, ठीक है, एटलीस्ट 3, कम से कम 3, तो कम से कम अगर 3 रखने को बोल रहे हैं और 5% पूरे करने हैं आपको, तो अगर आप 3 गर्ल्स रखेंगे तो कितने बॉयज़ रखेंगे, 2 बॉयज़। ठीक है, यानी ये बन जाएगा, ये किसका डेटा है, ये गर्ल्स का है, ये बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का है, ये बॉयज़ का है। बीच में हमने और क्यों लिखा है, एंड क्यों लिखा है, अभी समझाने के लिए इसको बताते हैं अभी कैसे करते हैं। देखें पहले बताइए कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, इट मीन्स कि 3 गर्ल्स आउट ऑफ कितने में से, 4 में से, तो क्या बनेगा 4C3। एंड कितने बॉयज़ हैं टोटल, 7, कितने सेलेक्ट करने हैं, 2, 7C2। ये 3 और ये 2 मिला कैसे आए, ये 3 हमारे पास, एटलीस्ट 3 गर्ल्स 2 बॉयज़, तो इट मीन्स कि 3 + 2 कितना होगा, 5 पर्सन पूरे करने में हो गए पूरे 5%। और का मतलब ये है कि एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और ये है कि हम 4 की 4 गर्ल्स रख दें। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कम से कम, कम से कम 3, तो कम से कम 3 से कम नहीं, एटलीस्ट 3 में 3 और 3 से ज़्यादा। ठीक है, टोटल 5 लोग सेलेक्ट करने हैं आपने, तो ग्रुप बनेगा 5 लोगों का। उन 5 लोगों के ग्रुप में पहले आप रखेंगे 3 गर्ल्स 2 बॉयज़, 3 गर्ल्स 2 बॉयज़। ठीक है, और फिर एक और बनेगा कि 4 की 4 गर्ल्स आप रख दें, और जब 4 की 4 गर्ल्स रख देंगे आप डेटा में, तो ऑब्वियसली आपको 5% पूरे करने के लिए 1 बॉय तो रखना पड़ेगा। ये 4 गर्ल्स कितने में से, 4 में से, तो क्या 4C4, और 1 बॉय कितने में से, 7 में से, तो 7C1। ये लिखा हुआ देखें, बॉयज़ 7 है और गर्ल्स 4 है। और एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम में 3 है, 3 और 2, 3 गर्ल्स 2 बॉयज़, ये तो समझ में आ गया कि 3 गर्ल्स 2 बॉयज़। लेकिन ये 4 गर्ल्स 1 बॉय कैसे हुआ, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 3। फिर हमें आगे जाना होगा, नेक्स्ट नंबर आगे पढ़ना होगा कि 3 से कम नहीं, आप 2 गर्ल्स पे नहीं आ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, नहीं। ठीक है, वो अलग कंडीशन है, मतलब वर्डिंग्स का फ़र्क है ना, एटलीस्ट, एट मोस्ट, ये डिफरेंट वर्डिंग्स हैं, तो इसको बात को समझें। तो बात को समझें कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स 2 बॉयज़, कितने में से, 4C3 7C2। 4 गर्ल्स और 1 बॉय, कितने में से, 4 में से और 7 में से। ठीक है, ये बीच में देखें, और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब जिस बात को हमने देखें इस तरह लिख के दिखाया ना आपको, एंड और ये और, अब इसी चीज़ को हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, हमने पहले हमने क्या बनाया, 4C3 7C2, देखिए ये रहा 4C3 मल्टीप्लाई बाय 7C2। बीच में क्या लिखा हुआ है, और, इस और का मतलब साइन किस चीज़ की आएगी, प्लस की आएगी। फिर क्या लिखा हुआ है, 4C4 एंड 7C1, तो 4C4 एंड 7C1। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, एक ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने समझने के लिए कि हाँ भाई ये जो ब्रैकेट है इट मीन्स कि हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में।
और फिर इन दोनों के ब्रैकेट्स के जो सॉल्व हो जाएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद फिर प्लस करना है। जिस तरह आप मैट्रिसेस सॉल्व वगैरह करते हैं वैसे ही करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, फॉर्मूला तो आपको याद है कि फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर। फॉर्मूला जब सॉल्व करेंगे तो एक बार उसको प्रॉपर फॉर्मूला लिख के दिखा देंगे। ये किसका है, गर्ल्स का डेटा है ना। टोटल गर्ल्स कितनी है 4, सेलेक्ट कितनी की है 3, क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्यों, फॉर्मूला पहले याद करें, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। साइन किस चीज़ की आएगी, मल्टीप्लाई की आएगी। बॉयज़ का डेटा क्या है 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितने सेलेक्ट किए हैं 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। ब्रैकेट बंद कर दें इस तरह से। साइन किस चीज़ की आएगी, प्लस की लगाएं बीच में, 4 फैक्टोरियल और आर भी कितना है 4 फैक्टोरियल, एन भी 4 और आर भी 4, ठीक है। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। गर्ल्स कितनी हैं 7 हैं और 1 सेलेक्ट किया आपने, सॉरी बॉयज़, ये गर्ल्स का तो ये हो गया, बॉयज़ का 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 7 माइनस, ठीक है। इस तरह से तो वैल्यू को आपने बहुत एहतियात से समझ के लिख के दिखाना है। चाहे तो ऊपर आप इसका इंग्लिश में आप लिख भी लें, गर्ल्स बॉयज़, ये गर्ल्स ये बॉयज़ का डेटा है, ताकि बार बार मिस्टेक गलती नहीं होगी आपको। चलें अब कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, अपने पास कैलकुलेटर पे लिखें 4C3 लिखें, चाहे तो डिवाइड करके इसको प्रॉपर सॉल्व करें, अदरवाइज़ इतना कर लिया बहुत है, डायरेक्ट बस 4C3 कैलकुलेटर पे लिखें तो आंसर आएगा 4, ठीक है। अब देखें 7C2 क्या आंसर आएगा 21। इन दोनों के बीच में साइन किस चीज़ की आएगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। देखें याद रखिएगा ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, करली ब्रैकेट्स, तो इस ब्रैकेट्स को हम लोग ने यहाँ पे रखना है, ठीक है। प्लस की साइन डालेंगे यहाँ पे, देखें साइन प्लस की आएगी। 4C4 सॉल्व करें कितना आ रहा है 1 आ रहा है इसका आंसर, और मल्टीप्लाई बाय 7C1 करें कितना आंसर आया इसका 7 आ गया। 7 आपको ये जो 4C4 है 7C1 है, ये सब कैलकुलेटर पे कॉम्बिनेशन निकालना आना चाहिए। कुछ कैलकुलेटर में जो है वो शिफ्ट के बटन के नीचे होता है NPR NCR लिखा होता है, और कुछ कैलकुलेटर में जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड के ऊपर NPR NCR लिखा होता है। आप शिफ्ट प्रेस करके वो बटन दबाएंगे, खुद ब खुद C लिखा आ जाएगा, और आप इसी तरह से लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लें। 21 को मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से, आंसर आया 84, और यहाँ पर 7 में 7 हो गए, आखिर प्लस कर लें 91 वे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कैलकुलेट द चेन इंडिसेस 2011 12 13 14। आपको कमोडिटी X Y Z 3 तरह की कमोडिटी गिवन है। चेन इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हमें प्राइस सवाल में गिवन होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही कमोडिटी की प्राइस दी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट 3 कमोडिटी की प्राइसेस दी हुई हैं, ठीक है। तो चेन इंडेक्सेस हमने पढ़ा था कि उसके लिए पहले लिंक रिलेटिव बनाते हैं, लिंक रिलेटिव बनाने के बाद ही चेन इंडेक्स सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें पहले कमोडिटी X Y Z भी है, कोई मसला नहीं है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 इज़ द बेस ईयर, याद रखिएगा ये पहला साल है। 12 करंट ईयर है, तो लिहाजा 12 करंट ईयर है, 11 बेस ईयर है। लिंक रिलेटिव बनाना पड़ेगा पहले आपको, चेन इंडेक्सेस कैलकुलेट करने से पहले आपको लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करने होंगे। और वो लिंक रिलेटिव कैसे करते हैं, बहुत आसान सी बात ये है कि आप ये देखेंगे भाई 12 करंट ईयर है तो 11 बेस ईयर है। अब 13 करंट ईयर होगा तो उसके लिए बेस कौन सा ईयर होगा 12 बेस ईयर होगा। 14 करंट ईयर होगा तो 13 बेस ईयर बन जाएगा, यानी हर एक की, और जिस कमोडिटी की लाइन में खड़े हैं उसी को देखिएगा। यानी कि अगर हम पहली बात तो 2011 का तो इंडेक्स नंबर सबका निकालेंगे तो इसका भी आएगा 100%, 100%, कैसे 12/12, 25/12, 35/35, इसके लिए बदल जाएगा। अब इसके लिए 18 की जो प्राइस है ना, ये 12 की प्राइस 18, इसको ऊपर रखेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे। 24 को ऊपर रखेंगे 25 से डिवाइड करेंगे। 39 को ऊपर रखेंगे 25 में डिवाइड करेंगे। अब 2013 में 19 को ऊपर रखेंगे और 18 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके लिए बेस ईयर ये वाला होगा, ठीक है। किस तरह करना है हम आपको समझा देते हैं। पहले तो आप एक काम कर लें कि कमोडिटी के नाम लिखें, दो लाइनें आप अपनी, जैसे आपके रजिस्टर्स में कॉपी होगी तो आप उसमें टू लाइंस का आपने गैप रखना है बीच में, ताकि आपके पास आसानी के साथ पूरा सवाल सॉल्व हो जाए। 2011 12 13 14 आपने कॉलम ड्रॉ करने हैं, और इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 11 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम कमोडिटी के X Y और Z इन सब के पहले हम जो है वो लिंक रिलेटिव बना लेते हैं आपस में इसके अंदर, ठीक है, टेबल्स के अंदर। फिर हम उसको टोटल भी कर लेंगे, फिर उसका मीन भी मालूम कर लेंगे, चेन इंडिसेस भी सॉल्व कर लेंगे। ये सब चीज़ें हमने करनी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो वीडियो में देखिए इसको आगे मज़ीद फर्दर कैसे करते हैं।
सबसे पहले आपने कमोडिटी एक्स वाई सेट सबका आपने लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करना है। मैं पहले ही कह चुका हूँ 2011 जो आपका पहला साल है यही आपका करंट भी है, यही आपका बेस भी है। इसीलिए आपने क्या किया देखें, 12 को 12 में डिवाइड किया, 25 को 25 में डिवाइड किया, 35 को 35 में डिवाइड किया। ठीक है, वेरी इजी, बहुत आसान सी बात है कि इसका आंसर भी क्या है 100%, 100%, 100%। ठीक है, अब आते हैं 2012 में। ठीक है, 2012 की प्राइस क्या है, इसकी प्राइस है 2012 की प्राइस है 18, 24 एंड 39। तो ये रहा इसकी प्राइस जो है ये देखिए 18 कमोडिटी एक्स, 12, 24 और 39। ठीक है, 18, 24, 39। तो इसकी प्राइस कितनी है 19, 35, 37। सबकी प्राइस एक ऊपर आएगी, जिस ईयर में आप एक्सेस कर रहे हैं उसकी प्राइस ऊपर आएगी। 2012 में थे ना आप, तो इसकी प्राइस क्या थी 18 थी, 24 थी और 39 थी। डिवाइड किससे करेंगे, इस वाली प्राइस से, बेस ईयर की प्राइस। बेस ईयर प्राइस क्या है 12 है, 25 है, 35 है, तो ये नीचे आएंगी 12, 35, 25, 35। 2013 की प्राइस कितनी है देखें, 2013 की प्राइस है 19, 25, 37। ये सब ऊपर रखेंगे, यानी 19 को डिवाइड किससे करेंगे 18 से, 25 को डिवाइड किससे करेंगे 24 से, 37 डिवाइड किस 39 से। देखें ऐसे ही क्या लोग, ऐसे ही किया हुआ 25, 30। ठीक है, लास्ट भी देख लें, 14 को डिवाइड किससे करेंगे 19 से, यानी 14 ऊपर 19 नीचे, 26 ऊपर 25 नीचे, 34 ऊपर 37 नीचे। एक बार देख लें, लेकिन उन्होंने ऐसे ही किया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पहले आपने ये करना है कि कमोडिटी एक्स है, वाई है, जेड है, सबके इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। पहला साल का बहुत सिंपल है, 2012 का भी सिंपल ही है, 13 का 14 सिंपल है। बस आप 1 बाय 1 एक प्रीवियस ईयर की प्राइस को उसके नीचे डिवाइड में ले आए तो कैलकुलेट हो जाएगा। सबके देखें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लिए, आ गए तीनों के। अब आपने क्या करना था, अब आपने करना था इन सबका टोटल। चले टोटल करते हैं, इन सबको प्लस करते हैं। प्लस कीजिएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना होगा ये 300। ठीक है, 150 प्लस 96 प्लस 111 कितना होगा 357। प्लस करें 105 प्लस 104 194 कितना होगा 304। नेक्स्ट प्लस कर लें 73, 104, 91 कितना होगा 269। ठीक है, टोटल कर लिया आपने। टोटल करने के बाद आपने इनका मीन मालूम करना है। मीन का मतलब ये है कि हमारे पास जो सम आया है, सम ऑफ एक्स, इसको आप मीन मालूम करते हैं, एवरेज। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि अब देखिए जिस तरह हमारे पास ये टोटल है, ये अब ये थ्री वैल्यूज़ हैं, हमें तो कोई एक वैल्यू चाहिए, इसका एवरेज निकालना है, तो इसीलिए हमने मीन मालूम किया। तो सम ऑफ एक्स कितना 300, नंबर्स कितने हमारे पास, कितनी कमोडिटी हैं 1, 2, 3। ठीक है, तो क्या करेंगे 300 डिवाइड बाय 3, इसका आंसर क्या है 100 आ गया। अगेन वही काम करेंगे 357 डिवाइड बाय 3। आपने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। अगर आप गौर से पढ़ें कि मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था मैंने आपको, कि सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास, सब में 3 है। कमोडिटी एक्स वाई जेड 3 है। अगर ये 4 होती तो 4 में डिवाइड करते, 5 हो तो 5 में डिवाइड करेंगे। देखिए सब में डिवाइड कर लिया, इसका आ गया आंसर 119, 101, 89। हमने क्या कर दिया, सबके टोटल को हमने कन्वर्ट कर दिया। देखिए हमने मीन क्यों मालूम किया है, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम 3 वैल्यू को हम लोग आगे कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, कमोडिटी एक्स की, वाई की, जेड की, तो इसीलिए हम जब 3 वैल्यू आगे कैरी नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि हमने इनका एवरेज मालूम किया। चलो एवरेज मालूम कर लिया। अब आते हैं इनके चेन इंडिसेस की तरफ। देखें चेन इंडिसेस का फॉर्मूला बड़ा आसान है, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव, इस साल का लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय पिछले साल का जो आपने चेन इंडिसेस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो आ जाएगा आपके पास क्या चेन इंडिसेस। पहले साल का तो आप याद रखें 100% ही आएगा, क्योंकि देखिए इसका जो लिंक रिलेटिव वो कितना है 100 ही है। पिछले साल का पता नहीं है चेन इंडिसेस, तो 100 ही होगा। 100 को 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी 100 से करेंगे तो आंसर 100 आएगा। इसको तो आप डायरेक्ट कॉपी कर दें 100%। ठीक है, अब बताएं करंट ईयर, ये इस साल का 2012 करंट ईयर का जो लिंक रिलेटिव वो कितना है 119, आगे 119 नीचे। प्रीवियस ईयर का चेन इंडिसेस कितना है 100 है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, डिवाइड बाय 100 लगा देंगे, आंसर क्या आया 119.14। फॉर्मूला आपको बताना चाहिए चेन इंडिसेस का फॉर्मूला क्या है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखें करंट ईयर का जो लिंक रिलेटिव है, एक बार दोबारा देखें, करंट ईयर 2013, इस साल का जो लिंक रिलेटिव वो कितना है, इस साल का जो लिंक रिलेटिव है वो ये है 101.53। ठीक है, इसको यहाँ लिखेंगे नीचे, यानी हम ये कह सकते हैं भाई करंट ईयर का लिंक रिलेटिव को रखें, मल्टीप्लाई करें किसके साथ, पिछले साल के चेन इंडिसेस के साथ। तो प्रीवियस ईयर का जो चेन इंडिसेस है वो क्या है, पिछले साल का जो चेन इंडिसेस था 119 था। देखिए आया था 119, इस 119 को उठा के यहाँ ला के लिखते हैं इसके पास, ये पिछले साल का चेन इंडिसेस था, यहाँ पे आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है,
करंट ईयर, इस साल का बताइए लिंक रिलेटिव कितना है। इस साल का जो लिंक रिलेटिव वो 89 है, 89 को रखें ऊपर। बताइए पिछले साल प्रीवियस ईयर का चेन इंडिसेस क्या आया था, पिछले साल का चेन इंडिस आया था 120, इसको उठाएं और इस 120 को उठा के यहाँ ला के लिखें, 120 को दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें 100 से, 108.69%। ये हमारा क्या है इस साल, इसका तीनों चीज़ों का आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन सी, डिटेल आंसर क्वेश्चन। ठीक है, इसके अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, आपको टू बैलेंस डाइज आर रोल टुगेदर, फाइंड, आपने प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है। हमने अगर दो बैलेंस डाइस को हमने रोलिंग किए, फेंका है, आप ये बात याद रखें, टू बैलेंस डाइस, ठीक है, टू डाइस अगर हमने फेंके हैं, फाइंड द प्रॉबिलिटी, प्रॉबिलिटी मालूम करनी है। तो प्रॉबिलिटी मालूम करने से पहले आप क्या बनाते हैं, सैम्पल स्पेस। और सैम्पल स्पेस हमें दो डाइस का हम प्रीवियसली भी वीडियो में पढ़ चुके थे, और आपने नहीं देखा तो पास पेपर 2025-24 के ईयर्स जाके देख सकते हैं, उसमें आपके पास हमने प्रॉबिलिटी सॉल्व की थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ आउटकम सैम्पल स्पेस, एन एस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आउटकम इन द सैम्पल स्पेस। कितने बनेंगे, 36। कैसे बनेंगे, ठीक है, यू नो वेरी वेल कि आप 36 कैसे बनाएंगे। 6 आउटकम्स आप इस तरह रॉ में और 6 आउटकम्स कॉलम में बना लें, पेयर्स करने हैं, ब्रैकेट्स करने हैं। ठीक है, और बड़ी आसान सी ट्रिक है, 1 2 3 4 5 6 कॉपी करना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह सब में आपने देखें, सबके 1 में देखें, फर्स्ट वाले 1 2 3 4 5 6 बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, सबके साथ फर्स्ट वाले में 1 ड्रैग कर दें, 1, ठीक है, सबके साथ 2 ड्रैग कर दें, सबके साथ 3 ड्रैग कर दें, सबके साथ 4, सबके साथ 5 एंड 6। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 36 आप खुद ही बन जाएंगे। ये सब 36 पेयर्स हैं। ठीक है ना, आपको गिनने की जरूरत नहीं है कि आप 1 2 3 4 6 7 8 9 10 इस तरह नहीं गिने, बल्कि आप डायरेक्ट ये देखें 1 2 3 4 6 रॉज हैं और 6 कॉलम्स हैं इस तरह से, तो 6 6 का कितना हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। चलिए, ये तो हो गया पहली बात कि भाई हमने सैम्पल स्पेस बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो भी इवेंट आप सॉल्व करेंगे वो इसी में से पिक करेंगे। तो इवेंट को सॉल्व करने से पहले आपके पास सैम्पल स्पेस बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए मालूम करते हैं प्रॉबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स ऑन बोथ डाइस इज एटलीस्ट 9। ठीक है, एटलीस्ट अभी हम पहले भी समझ चुके हैं, एटलीस्ट में क्या होता है, कम से कम 9, तो 9 भी शामिल करना है। और फिर 9 से कम नहीं आए, 9 से कम क्या, 8 7 6 इस तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि 9 से फिर आगे जाएंगे। 9 से आगे क्या होगा, 10, सम ऑफ 10, सम ऑफ 11, सम ऑफ 12, इस तरह तलाश करना है। सैम्पल स्पेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारी रिक्वायर्ड का 1 का आंसर है, ये देखें। ठीक है, आखिर में इसको लिखिएगा। चलें, एटलीस्ट 9 सॉल्व करते हैं। सम ऑफ द डॉट्स इज एटलीस्ट 9, उनका सम करें डॉट्स का तो वो क्या बनता है, 9 बनता है। चलिए बताइए, तो पहली बात तो समझ में आ रही है कि एटलीस्ट 9 का मतलब क्या है कि 9 वाले तलाश करने हैं, और 9 से कम नहीं, एटलीस्ट कम से कम 9, 9 से ऊपर। तो 9 से ऊपर देखें यहाँ पे क्या होगा, देखें 6 + 3 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9, 3 6 9। हमने पहले भी इन्फॉर्म किया था कि जब एक पेयर मिल जाता है, तो एक पेयर मिलने के बाद दूसरा आपने हॉरिजेंटल वर्टिकल तलाश नहीं करना है, बल्कि आपने क्रॉस पे तलाश करना है इस तरह से। तो सारे मिल जाएंगे आपको, 6 3 5 4 4 5 3 6 जितने मिल गए सबको उठाएं और सबको पेयर में कॉपी कर दें लाके। चलें नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी बात। 6 + 4 10, 5 + 5 10, 4 + 6 10, कितना होगा, 3 काउंट कर ली, ये भी कॉपी कर दें उसके अंदर लाके। ठीक है, सम ऑफ एटलीस्ट 9 कर रहे हैं, तो 9 वाले भी हो गए, 10 वाले भी हो गए। अब आते हैं 11, 6 5 5 6 11 हो गए, और 6 6 क्या हो गया, 12 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट ए। ये हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, इवेंट ए सॉल्व कर रहे हैं, हमने इवेंट ए सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ आउटकम इन द इवेंट ए, देखिए 6 6 भी आ गया, 11 भी आ गया, 10 भी आ गया, 9 भी आ गया। काउंट कर ले कितने बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल ये आए 10 आई है। ठीक है, कितने पेयर्स हैं टोटल, गिनने कितने हो रही हैं, टोटल 10 पेयर्स हैं। प्रॉबिलिटी मालूम कर रहे हैं, प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट ए मालूम कर रहे हैं, नंबर ऑफ आउटकम इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ आउटकम सैम्पल स्पेस। फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। आप ए की प्रॉबिलिटी मालूम कर रहे हैं तो यहाँ भी ए लिखेंगे, यहाँ भी ए लिखेंगे। आप प्रॉबिलिटी बी की मालूम कर रहे हैं तो यहाँ भी आप बी लिखेंगे, यहाँ भी बी लिखेंगे। डिवाइड कर दें, आउटकम्स इवेंट ए कितने आए थे, 10, सैम्पल स्पेस के आउटकम कितने हैं, 36, डिवाइड करें 10/36, आंसर आया 0.28। 0.28 को आप 5/18 भी क्रॉस कर, मतलब इस तरह लिख सकते हैं, जैसे 2 5s और 2 18s।
या 3 के टेबल में कैंसिल करना है, बल्कि 3 के टेबल तो नहीं आएगा ये, ऑब्वियसली ये 2 के टेबल में आप कैंसिल करते जाएंगे तो 2 के टेबल में आपके पास ये नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के 2 आंसर लिखने हैं आपने, और करके लिखना है, एक तो फ्रैक्शन में लिखेंगे इस तरह से और एक तरह पॉइंट में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कंप्यूट मीन मीडियन एंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपके पास एक क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में 90 पे देखें पहला इंटरवल एंड हुआ है, 91 से शुरू हुआ है, 95 पे एंड हुआ, 96 से शुरू हुआ। साफ जाहिर है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्लास इंटरवल्स गिवन है। अब क्लास इंटरवल्स अगर गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सब कुछ मालूम करेंगे, यानी क्लास इंटरवल, एक्स, एफ एक्स, सी बी, क्लास बाउंड्री, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। चले मालूम कर लेते हैं। क्लास इंटरवल्स कॉलम कॉपी कर दें एज इट इज़, जो सवाल में गिवन है आपको। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो सवाल में गिवन है आप कॉपी कर दें इसको। एक्स मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, मिड पॉइंट कैलकुलेट करना आपको आता है, स्टार्टिंग से हमने पढ़ा था कैसे करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी लोअर अपर लिमिट दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को प्लस करें, डिवाइड बाय 2 करें। ठीक है, चले प्लस करते हैं, 86 प्लस 90 प्लस करें, इक्वल प्रेस करें, डिवाइड बाय 2 दबा दें। सब में ऐसे ही करेंगे, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, क्या आंसर आया 88। लेकिन लोअर लिमिट अपर लिमिट को पहले प्लस करके इक्वल प्रेस कीजिएगा। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप 91 प्लस 95 डिवाइड बाय 2 दबा दें डायरेक्ट, तो जब डायरेक्ट 2 प्रेस कर देंगे तो आंसर जो है वो आपका मिस्टेक गलती आ सकती है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो आंसर आया 93 कॉपी कर दें। फिर इसी तरह से आप नेक्स्ट आगे फ्रीक्वेंसी है, प्लस करें, डिवाइड बाय 2 करें, सब में ऐसे ही करेंगे। अपने पास कैलकुलेटर लेके बैठें, जब तक कैलकुलेटर लेके बैठेंगे नहीं और उसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट समझेंगे नहीं, तो वैल्यू समझ में नहीं आएगी। वैल्यू को समझने के लिए, खुद सॉल्व करने के लिए, तो पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी करें, सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करें, और 1 बाय 1 जितने भी कॉलम हम बना रहे हैं, एक्स मालूम किया है, एफ एक्स मालूम किया है, ये सब खुद से कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, चलें प्लस कर लें और डिवाइड बाय 2 98 प्लस करें, 101 प्लस 105 प्लस कर लिया और डिवाइड बाय 2 दबाएं। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करके आंसर चेक करें क्या आ रहा है, 103। ऐसे यहाँ पे भी सबका आ गया। एफ एक्स मालूम कर लें, चलें एफ एक्स कैसे करेंगे, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही देखें 93 को 4 से मल्टीप्लाई करें, और इसी तरह से 103 को मल्टीप्लाई बाय 6 करें। आंसर आ गया सबके, एफ एक्स कैलकुलेट कर लिए। अब एफ एक्स कैलकुलेट करने के बाद सबका ये क्या आ गया, सम ऑफ एफ एक्स 2935 आ गया। ठीक है, क्लास बाउंड्री बनाना आपको आती है, कैसे, फर्स्ट इंटरवल देखें एंड हुआ 90 पे, शुरू कहाँ से हुआ 91 से, 91 में और 90 में गैप बताएं कितना आ रहा है, 1 आया, 91 माइनस 90, तो 91 माइनस 90 में गैप कितना 1 आ रहा है, 1 को हाफ करें, जब चले 1 को हाफ भी कर लिया 0.5, ये 0.5 क्या करना है, बाउंडिंग वैल्यू लोअर लिमिट इन सब में से माइनस करते जाएं। चले माइनस करते हैं, 86 में से 0.5 माइनस करें, क्या आंसर आया 85.5। बात समझ में आई है, पहले हमने वो गैप निकाला, 1 आया, 1 को हाफ किया 0.5, अब ये सब में से माइनस करते जाएं, 91 में से 0.5 कम कर दें, माइनस कर दें, कम करें, कितना आ गया 90.5, 96 में से 0.5 माइनस करें, कितना आ गया 95.5। पहले सिर्फ लोअर लिमिट देखें, अभी अपर लिमिट पर फोकस नहीं करें कैसा है कैसा नहीं। 101 में से 0.5 माइनस करें, कितना आ गया 100.5। कैलकुलेटर पे 106 में से 0.5 माइनस करें, कितना आ गया देखें 105.5। इस तरह सब में से माइनस करते जाएं, ये आ गई क्लास बाउंड्री की आपकी लोअर लिमिट्स। ठीक है, चलिए वही काम करेंगे, प्लस अपर लिमिट में ऐड करेंगे। अब ये अपर लिमिट्स है ना ये सारी, ठीक है, आपकी जो सीधे हाथ वाली राइट हैंड वाली हैं, ये वाली, ये इसको अपर लिमिट्स कहते हैं। अब इन सब में प्लस करना है, 90 में 0.5 प्लस करें, कितना आ जाएगा 90.5। इसी तरह 95 में प्लस करें, कितना होगा 95.5। 100 में प्लस करें 0.5, कितना आ गया 100.5। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आसान सी बात है कि लोअर लिमिट में से जो आपकी वैल्यू आई थी हाफ, पहले आपने गैप को हाफ किया था 0.5, लोअर लिमिट में से माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है, क्लास बाउंड्री तैयार हो। ठीक है, क्लास बाउंड्री की पहचान क्या होती है, देखें एक इंटरवल जहाँ ख़त्म होता है दूसरा वहीं से शुरू होता है। लेकिन ये पहला इंटरवल एंड भी कहाँ पर हुआ 90.5 पे, शुरू भी कहाँ से हुआ 90.5 से, ख़त्म भी कहाँ पर हुआ 95.5 पे, और स्टार्ट भी कहाँ हुआ 95.5। सही, चलिए सी एफ मालूम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट नंबर क्या है 6, तो ये भी क्या आना चाहिए 6 होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी अगर 6 है तो यहाँ भी क्या 6। चलिए नेक्स्ट बताइए, 6 में 4 को प्लस करें, कितना होगा ये 10। 10 में 10 को प्लस करें, कितना होगा ये देखें 20। 20 में 6 को प्लस करें, कितना होगा ये 26। प्लस करें 3, कितना होगा 29। प्लस करें 1, कितना होगा 30।
ठीक है। मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले आपने एफ एक्स का टोटल करना है। जब एफ एक्स इनको प्लस कर लें, 528 प्लस करें, 372 प्लस करें, 2935 प्लस करें, सबको कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। फॉर्मूला क्या है मीन का? ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। चलें एक्स बार मालूम करें। समीशन एफ एक्स कितना आया मेरे पास, 2935। समीशन एफ कितना है, 30, डिवाइड करें। एक्स बार का आंसर क्या है, 97.83। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन का पहले हेडिंग दें। मीडियन इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस समीशन एफ अपॉन 2 माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन एफ। ठीक है, अब जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये तो फॉर्मूला आपको देखें, मीडियन के दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। एक फॉर्मूला मीडियन ग्रुप निकालने का है। मीडियन ग्रुप कैसे निकालते हैं? मीडियन ग्रुप इज इक्वल टू समीशन एफ अपॉन 2 ग्रुप ऑफ सी एफ। ठीक है, तो पहले हम मालूम करेंगे मीडियन ग्रुप, यानी कि इसमें से कौन सा वाला मीडियन ग्रुप है। इनमें से पहला वाला मीडियन ग्रुप है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा है, यानी कौन सी वैल्यूज़ पिक करनी है। पहले में एफ़ क्या होगा हमारा, एच क्या होगा, इसमें सी क्या होगा, ठीक है, समीशन एफ में क्या होगा, स्मॉल एल क्या होगा, ये सब चीज़ें हमें मीडियन ग्रुप बताएगा। कैसे निकालेंगे मीडियन ग्रुप? समीशन एफ अपॉन 2। चले आते हैं। समीशन एफ बताइए कितना हमारे पास, 30 को 2 से डिवाइड करें तो समीशन एफ हमारे पास, ठीक है, 30 अपॉन 2। चलिए कैंसिल, डिवाइड करते हैं। 30 अपॉन 2 क्या आंसर आया, 15। 15 का मतलब क्या है, 15th ग्रुप ऑफ सी एफ। ठीक, 15 तलाश करने हैं आपने इसमें सी एफ में आके। क्या 15 6 में आ सकता है? जी नहीं, यानी 15 जो है वो 6 वैल्यू में कवर नहीं हो रहा, 6 स्मॉलेस्ट नंबर है। क्या 15 हमारा 10 में आ सकता है? जी नहीं, क्योंकि 10 भी स्मॉलेस्ट नंबर है, 15 हाईएस्ट नंबर है। क्या 15 20 में आ सकता है? जी हाँ, 15 जो है वो 20 में कवर हो रहा है। तो इस ग्रुप को हाईलाइट कर लें। एक तरीके से आप समझ रहे हैं कि भाई ये आपका मीडियन ग्रुप है। ये बताइएगा मीडियन ग्रुप शुरू कहाँ से हो रहा है, 95.5 से 100.5। आपने इसी को मीडियन ग्रुप क्यों बोला, इस वाले को नहीं बोल दिया, ऊपर से क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि 15 जो है वो यहाँ वाली में कवर हो रहा है। चलिए ये आ गया 95.5 से लेके 100.5। वो वैल्यू जो हमारे इस फॉर्मूले में स्मॉल एल लोअर लिमिट बन जाएगी, वो कौन सी वाली है, 95.5। ये हमारी क्या बन जाएगी, लोअर लिमिट, जबकि ये वाली वैल्यू हमारी किसी काम की नहीं है। ठीक है, मीडियन ग्रुप का स्मॉल जो लोअर लिमिट है वो हमारा स्मॉल एल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इसी ग्रुप के सामने देखें, इसी ग्रुप के सामने एफ़ क्या लिखा हुआ है, 10, तो ये हमारी क्या बन गई है, एफ़। ठीक है, एफ भी आ गया। हाइट आप में इससे पहले भी मालूम किए, देखें 96, 91, 86, इन सब में हाइट क्या चल रही है, देखें 86 में हाइट क्या चल रही है, 91 हो गया 5, 90 इसमें हाइट क्या चल रही है 5, इन सब में 5 की हाइट चल रही है, तो इस सब में 5 की हाइट, ये क्या है हमारे पास, इसका हाइट है। ठीक है, कहीं से भी मालूम कर लें, कहीं से भी लोअर लिमिट से हाइट मालूम कर लें, अपर लिमिट से हाइट मालूम करें, आपको कहीं से भी हाइट मालूम करेंगे 5 ही मिलेगी आपको। सी कौन सा नंबर है, सी जो है वो मीडियन ग्रुप का प्रीसीडिंग पिछला नंबर है। तो प्रीवियस नंबर क्या है हमारे पास, 10, तो ये आ गया 10। ठीक है, और सिग्मा एफ हमारे पास क्या है, 30, तो सिग्मा एफ हमारे पास यहाँ से देखें 30 है, 30 लिख दें, कॉपी कर दें इसको। चलें, अब इसको हमने मीडियन के लिए हमने क्या किया, वैल्यू सारी कैलकुलेट कर ली। अब आते हैं मीडियन के फॉर्मूले की तरफ। मीडियन का फॉर्मूला याद रखें क्या है, पहले एल लोअर लिमिट की जगह वैल्यू प्लस लिखें, यहाँ पे लिखें साइन की सी प्लस की, सिग्मा एफ अपॉन 2 माइनस लिखें, सी लिखें, मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन एफ। चलें, अब हम इसी वाले फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं और इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। देखें, चलें पुट करते हैं वैल्यू को। मीडियन इज इक्वल टू स्मॉल एल, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, देखिए ये रहा 95.5, ये रहा। साइन किसकी आएगी, प्लस की। समीशन एफ हमारे पास क्या है, 30, पहले डिवाइड बाय 2, माइनस की साइन, ठीक है, माइनस ये बाद में होंगे आपस में, इसको पहले माइनस मत कर दीजिएगा, पहले 30 को 2 से डिवाइड करना है, फिर साइन माइनस सी, सी हमारे पास देखें क्या है 10, और मल्टीप्लाई बाय एच हमारे पास क्या था 5, और फ्रीक्वेंसी क्या है 10। चलें वैल्यू पुट करते हैं। पहले ये 95.5 चलता रहेगा एज इट इज़, इसको आप एज इट इज़ कॉपी करते रहेंगे, साइन प्लस की आएगी, पहले डिवाइड करें, 30 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आया 15 माइनस 10। 15 में से 10 माइनस करें क्या आएगा 5, 5 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, 10 में डिवाइड करें, 95.5 देखें एज इट इज़ चल रहा है, देखें साथ साथ साइन प्लस की आएगी, पहले इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बताएं कितना आ रहा है 2.5, और आखिर में प्लस कर लेंगे तो मीडियन का आंसर क्या आया 98। सेम ऐसे ही मॉड का फॉर्मूला आपको पता है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई बाई एच, एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। मॉडल ग्रुप हमारा कौन सा होता है, एफ एम, तो एफ एम हमारे पास क्या होता है, जो हमारा हाईएस्ट नंबर है। फ्रीक्वेंसी में देखें सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 10 है, इसको हम क्या लिख देंगे एफ एम, और ये एफ एम होने की वजह से क्या क्या बन जाएगा, मॉडल ग्रुप। इत्तेफाक की बात है कि मॉडल ग्रुप भी हमारा क्या है 95.5 से
100.5 तक, ठीक है। जब एफ एम देख लिया आपने तो एफ एम से पहले वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, F1, और बाद वाली वैल्यू F2, ठीक है। एफ एम 10 है, F1 4, F2 6, कहाँ से आया देखें, ये रहा FM 10, F1 4 और F2 6। जिसको आप FM कहेंगे उससे प्रीवियस F1 और बाद वाला F2, और उसी ग्रुप को आप हाईलाइट कर लें कि FM जो 10 है तो उसको ग्रुप शुरू कहाँ से हो रहा है, 95.5 से 100.5 तक, ठीक है। ये आ गया। चलें, हाइट तो पता ही आपको 5 है, सब कुछ सेम वैसे ही है। अब वैल्यू पुट करते हैं उस फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूला क्या था, मॉड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई बाई H, FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। आसान तरीका ये है कि एक दफ़ा FM में से F1 माइनस करना है और एक मरतबा FM में से F2 माइनस करना है, और इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, प्लस की साइन लगानी है, ठीक है। तो फॉर्मूले को अगर गौर से देखें तो पास आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा जल्दी से। चलें अब वैल्यू पुट करते हैं, 95.5 है, साइन प्लस की आएगी। 10 माइनस 4 बताएं क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 5, 10 माइनस 4 बताएं क्या आएगा, 6, साइन किसकी है, प्लस की है। मल्टीप्लाई में और प्लस की साइन में धोखा मत खाइएगा, याद रखिएगा, ऊपर मल्टीप्लाई की साइन है, नीचे प्लस की साइन है। 10 माइनस 6 बताएं क्या आएगा, 4, 6 प्लस 4 आपस में ऐड करें और 6 5 से मल्टीप्लाई करें, तो 6 5 से कितना होगा, ये 30, और 6 प्लस 4 कितना होगा, 10, 30 को 10 में डिवाइड करें, मॉड का आंसर भाई पहले 3 आ गया ये। अब लास्ट में जाके 95.5 की वैल्यू को प्लस कर लें तो मॉड का आंसर क्या है, 98.5, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में हमने जो डिस्कस किए क्वेश्चंस वो हमारे मीन मीडियन मॉड और इस तरह से इंडेक्स नंबर का सवाल था, वो आप खुद भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वैसे आपको आता भी है इस तरह सॉल्व करना, तो वो हमने प्रीवियस हमने डिस्कस किए थे वीडियोस में। सेम उसी तरह से आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना था, लेस्पियर्स का, पाशी का, फिशर्स का इंडेक्स नंबर था। तो आज वाली वीडियो में हम लोगों ने 2026 के होने वाले पेपर को, बिजनेस स्टैटिस के पेपर को हमने डिस्कस किया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको आने वाली वीडियो इस चैनल पे मिलती रहे। चैनल का नाम है @accounting U4Z, पे आपने ये सारी वीडियो देखनी है, और अकाउंटिंग की भी वीडियोस हमारी इस चैनल पे मौजूद हैं, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की, बिजनेस मैथमेटिक्स की, ठीक है। और जिस जिस सब्जेक्ट के हवाले से आपको कोई भी बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड, कराची बोर्ड, आगा खान बोर्ड, उस के हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। कि जितने भी बोर्ड्स होते हैं जो उनमें करिकुलम स्टडीज़ क्लासेस पढ़ाई जाती हैं वो सब उसमें ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, ठीक है। और सिर्फ बोर्ड्स में इम्तिहान लेने का फ़र्क डिफरेंस होता है, अदरवाइज़ जो स्टडीज़ हैं सब कुछ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब कुछ एक ही तरह की बुक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं।